Hey guys, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन जी। ग्रेविटेशन चैप्टर का है ये टॉपिक, बट इससे पहले हम समझेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन इन जी पढ़ने के लिए हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई ये ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी क्या होता है? तो ग्रेविटी एक फोर्स होता है जिससे अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को हम अप्रॉक्स में लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये टर्म आया कहाँ से। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टर्म आया कहाँ से। तो लेट कर लो कि एक अर्थ है। अब हमने मान लिया भाई कि ये हमारा क्या है, एक अर्थ है। ये हमारा क्या है, एक अर्थ है। ये इसका सेंटर पॉइंट, और मान लिया कि भाई जो अर्थ का मास है वो कैपिटल एम है। क्या है? कैपिटल एम है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम है, और इनके सेंटर से, ऑब्जेक्ट के सेंटर से और अर्थ के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया r। अब मान लेते भाई कि जो अर्थ है वो इसको mg फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो यहाँ पे आप देखो कि अब आपको अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। अब आपको अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो जिस फोर्स से अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है उसे हम वेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और जो वेट की वैल्यू होती है वो होती है mg। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं भाई कि जो अर्थ है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है इस mg फोर्स से, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने क्या पढ़ा कि भाई जो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने ये पढ़ा भाई कि जो फोर्स ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करे, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है वो फोर्स होता है F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे हमारा G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ है। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। एंड R क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर से बीच का जो डिस्टेंस होता है। क्लियर? और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई कि जो अर्थ है उसको mg फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इस f के जगह पे हम mg लिख सकते हैं, और ये हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने देखा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भाई कि जो g है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि r यहाँ पे क्या करेगा, वेरी कर रहा है। r यहाँ पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इट मीन्स कि हम इस, जितना ज़्यादा हम अर्थ के सेंटर से दूर होते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम अर्थ के सेंटर से दूर होते जाएंगे, g की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो g की वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, और इसी वजह से हम क्या पढ़ते हैं, वेरिएशन इन g। अब हम मान लेते हैं कि मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया कहाँ पे, ये हमारा अर्थ है, ये सेंटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल अर्थ सरफेस पे आ गया, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हम मानते भाई कि जो अर्थ, जो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है
वो बिल्कुल अर्थ सरफेस पे एकदम हम नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। क्या मान के? एकदम नेग्लेक्ट हम मान के चलते हैं। तो हम मान लेते हैं भाई कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, आर ई है। ये हमारा क्या है, आर ई है, मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि जो ये है आर ई, ये दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अर्थ। हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि भाई जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है वो बिल्कुल अर्थ सरफेस पे यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हमारा हो गया भाई, ये हमारा क्या हो गया, आर ई हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इस केस में जो हमारा जी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, कैपिटल जी स्मॉल एम, सॉरी कैपिटल एम अपॉन आर ई स्क्वायर। और इसी को हमें ध्यान रखना है आगे वेरिएशन इन जी के लिए। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएशन इन जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाइट या फिर डेप्थ के अकॉर्डिंग। हाइट या फिर डेप्थ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे वेरिएशन इन जी। तो मान लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि ये हमारा एक अर्थ है, ये हमारा एक अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, दिस इज मास ऑफ अर्थ। एंड मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमने मान लिया आर ई, दिस इज़ रेडियस ऑफ अर्थ। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है, मीन्स ऑब्जेक्ट से अर्थ सरफेस का जो हाइट है वो एच है। और लेट करते भाई इसके सेंटर से लेके और अर्थ के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो हमारा है स्मॉल आर। हमारा क्या है, स्मॉल आर। तो अब हम देखते हैं कि अबव द अर्थ, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अबव द अर्थ। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अबव द अर्थ, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अबव द अर्थ है। तो अब इस बॉडी को अर्थ किस फोर्स से, ये जो हमारा बॉडी है, ये जो हमारा बॉडी है, इसको अर्थ किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, अब यहाँ हमें क्या लिखना है, जी डैश लिखना है। यहाँ पे देखो हम यहाँ पे जी डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, जी इज इक्वल टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थ सरफेस से ऊपर, तो यहाँ पे तो ग्रेविटी नहीं लग रही होगी, यहाँ पे कुछ अलग हमारा फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे तो 9.8 नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी डैश, क्योंकि 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर रहा होगा अर्थ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, जी डैश यूज़ कर लेते हैं। तो जी डैश से अगर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एम जी डैश। मान ले भाई जो अर्थ है वो इस बॉडी को एम जी डैश से अट्रैक्ट कर रहा है, और वैल्यू हमने क्या पढ़ा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जी डैश इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई कि जो जी डैश है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे हमारा आर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब जरा यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू अगर हम निकालते हैं बाबू, इसमें अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच। तो इसको हम लिख सकते हैं आर ई प्लस एच, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पुट इन दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी एम
अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आपने एक यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने इससे पहले क्या पढ़ा कि जो g होता है वो किसके बराबर होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम आर ई की वैल्यू निकाल लें यहाँ पे, या जी एम की वैल्यू अगर हम निकाल लें यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जी एम ई इज इक्व टू जी आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं ये वैल्यू। तो जैसे हम यहाँ पे gm की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, gm की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा जी आर ई स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आप आर ई कॉमन लो तो हो जाएगा आर ई, जब कॉमन तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, g अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है कि जब हम अर्थ सरफेस से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला आता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम अर्थ सरफेस के बिलो जाते हैं, अगर हम अर्थ सरफेस के क्या होते हैं, बिलो होते हैं, तब क्या होगा। देखो सेकंड हमारा क्या होता है, बिलो अर्थ सरफेस, बिलो अर्थ सरफेस। तो यहां पे हम मान लेते भाई कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। और अब ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहाँ पे है, तो ये हमने बना लिया यहाँ पे दिस वन। अब ऑब्जेक्ट हमारा h हाइट पे इधर आ गया, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं पे है, ये इसका सेंटर और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, r। ये हो गया मास ऑफ अर्थ, और ये हो गया हमारा भाई, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है कि अब अगर हमारा अर्थ यहाँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो पूरा का पूरा ये अर्थ तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अभी अर्थ का सिर्फ इतना पोर्शन क्या कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, अर्थ का सिर्फ ये पोर्शन अट्रैक्ट कर रहा होगा इसको। तो इतने पोर्शन का हमने मान लिया भाई मास क्या है, m है, और ये पूरे अर्थ का जो मास है वो क्या है, me है। अब मान ले भाई कि ये जो इतने पोर्शन का जो रेडियस सेंटर से वो क्या है, स्मॉल r है, और अर्थ का जो रेडियस सेंटर से वो क्या है, r e है, ये हमने लेट कर लिया। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सेम यहाँ पे कि भाई अब ये mg डैश फोर्स से अगेन हम यहाँ पे g नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमारा 9.8 नहीं लग रहा होगा, कुछ अलग हमारा यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, g की वैल्यू कुछ अलग होगी, तो उसको हम g डैश मान के यहाँ भी करेंगे। तो mg डैश इज इक्वल्स टू जी एम डैश m अपॉन आर स्क्वायर। अब ये हमने m डैश क्यों लिखा भाई, क्योंकि सिर्फ ये पोर्शन अट्रैक्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, तो उसको हमने क्या मान लिया, m डैश मान लिया, m डैश मान लिया। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ से क्या m और m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, g डैश इज इक्वल्स टू जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जी एम डैश की जगह जो हम ये फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे हैं कि g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, और यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं कि जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जी आर ई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे जी एम डैश की जगह, यहाँ पे हम जी एम डैश की जगह ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो m है ये पूरा मास ऑफ अर्थ यहाँ पे है, और यहाँ पे जो m डैश है वो सिर्फ हम इतने पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे gm की जगह पे हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। अब देखो मान लेते हैं भाई कि यहाँ पे क्या है कि जो ये पूरा अर्थ है ये हमारा क्या है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। ये पूरा जो अर्थ है ये क्या है कि यूनिफॉर्म स्फीयर है, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है। अब यूनिफॉर्म स्फीयर का मतलब क्या होता है कि जो मास होगा वो हर जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जो मास होगा वो हर जगह क्या रहेगा, बराबर रहेगा।
और अगर हम इसकी डेंसिटी को क्या मान लें, रो मान लें, अगर हम लेट कर लें कि लेट डेंसिटी क्या है इसका, रो है, RHO रो है, तो देखो यहाँ पे हमें पता है, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि भाई कि जो मास होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा कि मास इज इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे m डैश की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगा, इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करें तो हमारा g डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, g डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, g अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू क्या करें पुट करें तो g, और m डैश की वैल्यू क्या है, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। अब देखो ये पूरा r स्क्वायर इसके क्यूब से कट जाएगा पावर से, तो हमारे पास जो g डैश की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगा g रो इंटू 4/3 पाई r। ये हमारा इनसाइड है, ये हमारा क्या निकल के आया, इनसाइड, ये हमारा क्या निकल के आया, इनसाइड निकल के आया। अब मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो g डैश है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। इट मीन्स कि अगर आप g की वैल्यू इंक्रीज करोगे, सॉरी अगर यहाँ पे आप r की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो g डैश की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यहाँ सरफेस पे जैसे से आप r की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे g डैश की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पे सरफेस पे क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, सरफेस पे आके क्या हो जाएगा, g की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि इसके पहले जो आपने अभी क्या पढ़ा, अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था इधर कि भाई जो g डैश था, जो g है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। g क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे से हम r की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वो g की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इट मीन्स कि जैसे से हम अर्थ सरफेस से जैसे से हम दूर होते जाएंगे g की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप देख पा रहे ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जब बिलो अर्थ सरफेस हम जा रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे हो रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जैसे से हम r की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, r की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, g की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे अर्थ सरफेस के ऊपर तो अगेन g की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट अबव द अर्थ सरफेस उसका रूल्स यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे मान लें नाउ अर्थ की जो डेंसिटी है, अर्थ की जो डेंसिटी है वो रो है, तो रो क्या हो जाएगा, me अपॉन 4/3 पाई r e क्यूब, मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब देखो ये चीज़ हमारा कैसे आ गया, जो अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला ये वाला पढ़ा कि भैया मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम है तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ हो गया, क्योंकि हम अर्थ की डेंसिटी की बात करें तो मास ऑफ अर्थ हो गया यहाँ पे। और जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 4/3 पाई r e क्यूब, क्योंकि अब यहाँ पे हम अर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अर्थ की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा r की वैल्यू क्या होगी, r e क्यूब। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो g डैश आ जाएगा, पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे पुट करते हमारे पास जो g डैश आएगा वो हो जाएगा GME। रो की जगह पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे, रो की जगह पे, तो GME अपॉन 4/3 पाई r e क्यूब इनटू ये जो हमारे पास 4/3 पाई r है। अब देखो यहाँ से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा,
डैश इज इक्वल्स टू GME/R अपॉन RE क्यूब, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से अगेन हम यहाँ पे GME की वैल्यू पुट करते हैं, जो हम पढ़ते हुए आ रहे भाई कि G इज इक्वल टू GME अपॉन RE स्क्वायर, और यहाँ से हम पढ़ते हुए आ रहे भाई कि GME की वैल्यू क्या हो जाएगी, GRE स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो G डैश हमारा कितना निकल के आ जाएगा, G डैश हमारा आ जाएगा GRE स्क्वायर इंटू R अपॉन RE क्यूब। अब ये पूरा इसके पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, G इज इक्वल्स टू G डैश इज इक्वल्स टू G अपॉन RE इंटू R। एक चीज़ तो हमें ये मिल गया, एक चीज़ तो हमें ये मिल गया। अब अगर इसी को हम हाइट के फॉर्म में लिखें, तो आप ज़रा इस फिगर में देखो कि हम यहाँ से ये अगर हमारी वैल्यू h है, ये वैल्यू r है, तो अगर हम r यहाँ से निकालेंगे, अब सोचो कि यहाँ से ये पूरा सेंटर, ये पूरा डिस्टेंस भी कितना है, RE रहेगा, ये पूरा कितना रहेगा, RE रहेगा। तो अगर हम सिर्फ ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे स्मॉल r की, तो कितना हो जाएगा, RE माइनस कितना, h। अगर हमें सिर्फ इतना निकालो, अगर ये पूरा डिस्टेंस हमारा RE है, ये डिस्टेंस हमें h है, और हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो RE माइनस h कर देंगे तो हमें स्मॉल r की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल्स टू RE माइनस h, RE माइनस h। अब ये क्या कर देंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा G डैश इज इक्वल्स टू G अपॉन RE, और यहाँ पे लिख देंगे RE माइनस h। यहाँ से RE क्या ले लो, आप कॉमन ले लो, तो जैसे आप RE यहाँ पे आप कॉमन ले गो, तो G डैश कितना हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा G अपॉन RE, और यहाँ से आपने RE कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 1 माइनस h अपॉन RE। ये RE कैंसिल हो जाएगा, तो G डैश कितना आ जाएगा, G 1 माइनस h अपॉन RE। ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ जाता है। हालांकि क्लास 9th, ये क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, बट क्लास 9th के लिए आप देखोगे तो सिर्फ थ्योरी पढ़ के आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया जाएगा, आपका डेरिवेशन ये कैसे आए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है।